नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। अगर गुजरात में हमारा एग्जिट पोल सही है तो वो भारत की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। आज हम आपके लिए एक महाविश्लेषण लेकर आए हैं। विश्लेषण इस बात का कि क्या गुजरात का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है। गुजरात में अभी तक का ट्रेंड यह बताता है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का लगभग 40% वोट शेयर काट दिया है। अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को गुजरात में 15 से 20% वोट मिलते हैं तो अगले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगी और अरविंद केजरीवाल तब तक अपना कद इतना बढ़ा लेंगे कि वो मोदी के सामने उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नजर आने लगेंगे। और इसका कारण है केजरीवाल की मुफ्त वाली राजनीति। मुफ्त की यह राजनीति एक ऐसा गुड़ है जिससे सभी जातियां और सभी धर्मों के लोग चिपकना चाहेंगे और यह भारत की राजनीति का एक नया दौर होगा, क्योंकि यह गठजोड़ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को भी शायद पीछे छोड़ देगा। इसके बाद हम एक विश्लेषण कांग्रेस पार्टी का भी करेंगे और आपको बताएंगे कि कांग्रेस को ऐसे समय में केजरीवाल से सीखना चाहिए था और उनकी तरह नए जमाने की राजनीति करनी चाहिए थी, लेकिन वो आज भी पुराने जमाने की राजनीति कर रही है जिसमें राहुल गांधी कभी तो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर बन जाते हैं और कभी पंडित राहुल गांधी बन जाते हैं। और आखिर में हम आपको यह बताएंगे कि 74 वर्ष के लालू यादव को कैसे उनकी 43 साल की बेटी ने अपनी किडनी देकर एक नया जीवन दान दिया है। यह खबर राजनीति की नहीं है। लालू यादव भले ही नेता हो, मुख्यमंत्री हो, बल्कि यह खबर एक पिता और बेटी के रिश्ते की है जो बहुत पवित्र होता है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जो किया है उससे एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि बेटियां अपने माता पिता का आखिरी दम तक और आखिरी सहारा हमेशा बनी रहती हैं। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत एक तस्वीर से करना चाहते हैं और इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। यह तस्वीर वैसे तो कल की है जब भारत में आयोजित होने वाले G20 समिट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई थी। बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगी। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर भी बन सकती है। और जिस तरह इसमें अरविंद केजरीवाल बड़ी विनम्रता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के सामने झुककर उनका अभिवादन कर रहे हैं, क्या वही अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरकर सामने आ जाएंगे। और इस तस्वीर की ही तरह क्या बाकी के क्षेत्रीय नेता पीछे बैकड्रॉप में चले जाएंगे, यानी दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन फोकस उन पर नहीं है। तो आज यह तस्वीर जो है यह असल में बहुत कुछ कह रही है। केजरीवाल यहां पर विनम्र जरूर दिख रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं इसी तरह प्यार की मीठी मीठी बातें करके। गुजरात के चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के जरिए जो आंकड़े आज हमें मिले हैं, जो हम आपको बता भी रहे हैं, वो 4 बहुत बड़ी बातों की तरफ इशारा करते हैं। पहली बात, गुजरात का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तय कर सकता है, यानी उसका एक ट्रेलर बन सकता है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2024 तक राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। तीसरी बात, कांग्रेस जो कि आज एक राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, उसकी स्थिति अगले कुछ वर्षों में किसी क्षेत्रीय पार्टी जैसी हो सकती है। और चौथी बात, गुजरात का चुनाव भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है और यह वो युग होगा जिसमें केजरीवाल का एक राष्ट्रीय सपना है। केजरीवाल अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखना चाहते हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक अब जातियों से नहीं बल्कि मुफ्त बिजली पानी और मुफ्त की योजनाओं से भरे होंगे। हमारे देश की राजनीति का एक दौर वो था, लंबा दौर, जिसमें वोट बैंक जातियों से बनते थे, अलग अलग धर्मों का कॉम्बिनेशन, अलग अलग जातियों का कॉम्बिनेशन। अगर आप वोट बैंक को एक बास्केट की तरह मान लें तो उसमें आपको बहुत सारी जातियां नजर आएंगी और जातियों के समीकरण बनाकर एक केमिस्ट्री की लैब की तरह हमारे देश के जो नेता हैं वो जातिगत आधार पर अपना फॉर्मूला बनाते थे। कोई मुस्लिम यादव का फॉर्मूला बनाता था, कोई पिछड़ों का फॉर्मूला बनाता था, कोई दलित प्लस प्लस करके फॉर्मूला बनाता था। कुल मिलाकर सब कुछ जाति और धर्म के आधार पर होता था। लेकिन केजरीवाल ने
एक नए युग की राजनीति शुरू कर दी है। अब उसमें ऐसी कौन सी चीज हो सकती है, ऐसा कौन सा फैक्टर हो सकता है जिससे सारे धर्म के लोग और सारी जातियों के लोग एक साथ आ जाएं? उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये कौन सा फैक्टर है, ये कौन सा गुण है जिससे हर जाति के लोग चिपकना चाहेंगे, और उसी गुण के आधार पर केजरीवाल लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। असल में गुजरात में अभी तक का ट्रेंड यह है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का लगभग 35 से 40% वोट शेयर काट दिया है। यह हमारे एग्जिट पोल के नतीजों में अभी तक आया है, जो कि एग्जिट पोल है। हो सकता है आगे चलकर जब नतीजे आए तो ये उससे अलग हो, लेकिन आज जो मेरा विश्लेषण है वो एग्जिट पोल के जो इशारे हैं, एग्जिट पोल का जो डेटा है उसके आधार पर है। और अब अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को गुजरात में 15 से 20% वोट भी इस बार मिल जाते हैं तो अगले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगी, और केजरीवाल तब तक अपना राजनीतिक कद इतना बढ़ा लेंगे कि वो मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नजर आने लगेंगे। हम सबसे पहले आपको बीजेपी और आम आदमी पार्टी का वोट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने वोटर्स को एकजुट करने के लिए जो फॉर्मूला बनाया था उसमें पहले नंबर पर है विकास, फिर है स्वयं मोदी। यह बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आज बीजेपी किस फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ रही है? देखिए, विकास पर मोदी खुद एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मोदी के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर। यह है बीजेपी का फॉर्मूला, जिसकी वजह से बीजेपी ने सारी जातियों को एकजुट कर दिया और सारा जो हिंदू वोट बैंक था, बड़ा जो हिंदू वोट बैंक था जो कि अलग अलग छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ था, उसको एक साथ करके ले आए। विकास, मोदी, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। अरविंद केजरीवाल ने वोटर्स को अब एक नए सिरे से एकजुट करने के लिए नया फॉर्मूला बनाया है। उसमें है मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बेरोजगारी भत्ता जो घर बैठे मिलेगा, खुद केजरीवाल की छवि जो उन्होंने इतने वर्षों में मीडिया के जरिए अपनी एक छवि बनाई है, एक आम आदमी की छवि जो कि आम आदमी के जैसा ही दिखता है, स्कूल में जो काम किया है दिल्ली में, मोहल्ला क्लिनिक्स, और इसके साथ ही बदलाव यानी परिवर्तन, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी हमारे देश की जो जनता ऐसी है जिसे सब कुछ मुफ्त में चाहिए, जिसे अपने कर्जों को माफ करवाना है, जिन्हें रोजगार ना भी मिले लेकिन बेरोजगारी भत्ता मिलता रहे, जो केजरीवाल को अपना हीरो मानते हैं, जिन्हें केजरीवाल के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे लगते हैं, और सबसे बड़ी बात जो बदलाव चाहते हैं, जो बीजेपी की राजनीति से थक चुके हैं, वो बदलाव वाले लोग अब कहां जाएंगे? क्या वो कांग्रेस के पास जाएंगे? जवाब है नहीं। जो भी व्यक्ति बदलाव चाहता है अब वो केजरीवाल के बारे में जरूर सोचेगा। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने इस फॉर्मूले में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को भी छोड़ा नहीं है बल्कि जोड़ लिया है। यानी ये बीजेपी प्लस 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 का फॉर्मूला है। अब तक हमारे देश में जब भी राजनीति की बात होती थी यही कहा जाता था कि भारत में इतने हिंदू और इतने मुसलमान हैं, ये कैलकुलेशन होता था। लेकिन अब जो नई राजनीति अरविंद केजरीवाल लेकर आ रहे हैं उसमें यह नहीं कहा जाएगा कि चुनाव में किस जाति के और किस धर्म के कितने वोटर्स हैं, बल्कि अब यह देखा जाएगा कि उस चुनाव में लोअर मिडिल क्लास के कितने वोटर्स हैं, मिडिल क्लास के कितने वोटर्स हैं, जिन्हें पैसे की आवश्यकता होगी, जिनके मंथली बजट में अगर आपने उन्हें थोड़ा सा भी उनका बिल माफ कर दिया तो उनके लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। अगर थोड़ा सा भी 1000-2000 रुपया भी उनके अगर जेब में आ गया, ये उनके लिए एक बड़ी बात होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की इस समय 140 करोड़ की आबादी में 116 करोड़ लोग लोअर मिडिल क्लास यानी निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में आते हैं। लोअर मिडिल क्लास का मतलब उन लोगों से है जिनकी सालाना आमदनी 60,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक होती है, जबकि मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनकी सालाना आमदनी 3 से 6 लाख रुपए तक होती है। भारत में अभी लगभग 6.5 करोड़ लोग मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, और एक तरह से देखें तो भारत की कुल 123 करोड़ की आबादी सालाना 6 लाख रुपए से कम कमाती है। और ये वो लोग हैं जिन पर मुफ्त की राजनीति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये वो वोटर्स हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल की नजर है। यानी ये सबसे बड़ा वोटर्स का चंक है 123 करोड़ का। और इनकी जो जाति है वो असली वो जाति नहीं है जिसमें इन्होंने जन्म लिया है, इनका धर्म वो धर्म नहीं है जिसे ये फॉलो करते हैं। इनकी जाति है लोअर मिडिल क्लास।
इनकी जाति का नाम है मिडिल क्लास, इनके धर्म का नाम है लोअर मिडिल क्लास, इनके धर्म का नाम है मिडिल क्लास। ये नई जाति है और ये नया धर्म है। असल में सालाना 6 लाख रुपए से कम कमाने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि उसका मासिक खर्च किस तरह से कम हो सकता है, और जब कोई पार्टी उसे मुफ्त बिजली देती है, मुफ्त पानी देती है, मुफ्त इलाज, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, और सभी जाति और धर्मों के लोग इसके जरिए संगठित हो जाते हैं। यानी ये लोग मुफ्त की योजनाओं का लाभ लेते समय अपना धर्म और जाति नहीं देखते। भारत की मौजूदा जनसंख्या 140 करोड़ है, जिनमें 112 करोड़ हिंदू हैं। और आज अगर कोई पार्टी इन 112 करोड़ हिंदुओं को धर्म के नाम पर संगठित कर भी ले, पहली बात तो यह कि यह असंभव है, क्योंकि ये 112 करोड़ जो लोग हैं ये अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। ये कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। लेकिन अगर एक साथ आ भी जाएं तो उसके पास इतना बड़ा वोट बैंक नहीं होगा जितना केजरीवाल के पास है, क्योंकि अगर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में आने वाले इन 123 करोड़ लोगों को मुफ्त का लाभ देकर संगठित करने की कोशिश की जाए तो इसमें कामयाबी मिलने की पूरी संभावना है। और अरविंद केजरीवाल इसी संभावना के तहत अपने नए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, जिसमें उनका सपना है राष्ट्रीय नेता बनने का। उसकी ये जो राजनीति है, ये भारत के आम लोगों के लिए एक इकोनॉमिक इंसेंटिव लेकर आ रही है। ये जो पॉलिटिक्स है ये इकोनॉमिक्स पर आधारित है, लेकिन ये बैड इकोनॉमिक्स है। क्यों बैड इकोनॉमिक्स है आगे आपको बताएंगे। लेकिन यह भी सच है कि इस राजनीति में देश की भलाई छिपी नहीं है। परिवारों की भलाई तो है, लोगों की भलाई तो है, लेकिन क्या देश की भलाई है, क्या समाज की भलाई है? इसका जवाब है नहीं। एक जमाने में वेनेजुएला नाम का एक देश था। वेनेजुएला की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती थी, लेकिन इसके बाद वहां लोगों को मुफ्त की योजनाओं की आदत डाल दी गई, जिससे वहां एक ऐसा आर्थिक संकट हुआ जिससे वेनेजुएला आज तक संघर्ष कर रहा है, और आज वेनेजुएला बहुत गरीब देशों में गिना जाता है। यानी अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को देश का एक नया धर्म और नई जाति बनाना चाहते हैं। आपकी जाति क्या है? मिडिल क्लास। आपकी जाति क्या है? लोअर मिडिल क्लास। ये केजरीवाल चाहते हैं, और वो इसके लिए इन वर्गों में आने वाले लोगों को मुफ्त की चीजों का लाभ दे रहे हैं। यानी आपको बिल नहीं देना और आपको इंस्टॉलमेंट भी नहीं देनी। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? नौकरी नहीं है, घर बैठे पैसा मिलेगा। कड़वा सच ये है कि यह लाभ भविष्य में देश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान कर सकता है। उसके बाद आप ये बात मत करिएगा कि हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना हो गया, हमारा रुपया कितना ऊपर चला गया, कितना नीचे चला गया। ये सब बातें उसके बाद बेईमानी हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह की जब राजनीति होती है तो फिर आप जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करना फिर हमें छोड़ देना होगा। लेकिन अब ये एक नई जाति और नया धर्म ये बन रहा है। तो इसलिए आज आपको ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल का जो सपना है कि वो अगला लोकसभा चुनाव एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर लड़ें, वो सपना धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिख रहा है। अगला जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो केजरीवाल विपक्षी नेता बनने के लिए लड़ेंगे, और उससे अगला जो चुनाव होगा उसके 5 साल बाद 2029 में उस चुनाव को केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ेंगे। तो ये एक पूरा रोड मैप है। अब हम एक और विश्लेषण कांग्रेस पार्टी का भी करेंगे, क्योंकि इस पूरे गेम में कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। और वो इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा आज 6 दिसंबर है, और आपको याद होगा आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, और हमारे देश में एक नई तरह की राजनीति शुरू हुई थी। ध्रुवीकरण हो गया था, और उस समय जो हिंदुत्व की जो लहर आई थी, उस हिंदुत्व की लहर ने असल में सारी जातियों को इकट्ठा कर दिया था। यह वो जमाना था जब बीजेपी इस हिंदुत्व की लहर की वजह से थर्ड ऑल्टरनेटिव बनने की कोशिश कर रही थी। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव भी नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड ऑल्टरनेटिव। देखिए, उस जमाने की एक मैगजीन हमने आपके लिए निकाली है। उस जमाने में एक मैगजीन छपती थी जिसका नाम है द इलस्ट्रेटेड वीकली, और यह मैगजीन में जो कवर स्टोरी है और जो कवर तस्वीर आप देख रहे हैं इसके कवर पर, वो यही कहती है, द हिंदू वोट, कैन द बीजेपी emerge as the third alternative। और यह समय का चक्र है। थर्ड ऑल्टरनेटिव से होते होते वो पहले नंबर पर आई। हिंदुत्व की जो लहर थी, उस हिंदुत्व की लहर ने
हिंदुत्व के मुद्दे ने, राष्ट्रवाद के मुद्दे ने तमाम जातियों को एक साथ जोड़ दिया और बीजेपी को सीधे 2014 और 2019 में जबरदस्त जीत दिलाई। और ये प्रधानमंत्री मोदी का फॉर्मूला था जो उन्होंने लोगों के सामने रखा था। नए युग में वो भारत को लेकर आए राजनीति के, और अब केजरीवाल उस युग से एक और अगले कदम पर जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि वो जो युग होगा वो भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब कांग्रेस कहां खड़ी है देखिए। कांग्रेस को ऐसे समय में केजरीवाल से सीखना चाहिए था और उनकी तरह नए जमाने की राजनीति करनी चाहिए थी। उन्हें भी अपना कोई नया फॉर्मूला निकाल कर लाना चाहिए था जैसे केजरीवाल ने किया है। लेकिन वो आज भी पुराने जमाने की राजनीति कर रही है, जिसमें राहुल गांधी कभी तो सेक्युलर बन जाते हैं और कभी पंडित राहुल गांधी बन जाते हैं, पंडित नेहरू की तरह। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के 35 से 40% वोट काट सकती है। सोचिए, आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में इतना बड़ा सेंध लगाने में कामयाब हो रही है। और वो भी ऐसे में जब आम आदमी पार्टी का गुजरात से ना लेना ना देना, ना वो गुजरात पहले कभी गए, ना उनका गुजरात से दूर दूर तक कोई संबंध है, तब भी। जबकि कांग्रेस तो गुजरात में हमेशा से रही है। कांग्रेस ने गुजरात में सरकारें बनाई हैं, गुजरात से बड़े बड़े नेता कांग्रेस ने दिए हैं, और अभी तक कांग्रेस जो है गुजरात में सबसे बड़ी विपक्षी दल रही है। 2 ही पार्टियां वहां रही हैं अभी तक। ऐसे समय में देश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी बनने की तरफ बढ़ रही है, और यह बात भी हम आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि 74 वर्ष के लालू यादव को कैसे उनकी 43 साल की बेटी ने अपनी किडनी देकर एक नया जीवन दान दिया है। आप सब लालू यादव को एक नेता के तौर पर जानते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जानते हैं, आरजेडी के संस्थापक के तौर पर जानते हैं, उनके राजनीतिक दांव पेच जो वो करते हैं उनके लिए जानते हैं। लेकिन एक पिता के रूप में लालू यादव की यह कहानी आज आपको भावुक भी करेगी और बहुत कुछ बताएगी, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि बेटियां अपने माता पिता का आखिरी दम तक आखिरी सहारा बनी रहती हैं। इसलिए जो आज की खबर है ये हमारे देश की बेटियों के लिए है, ये हमारे देश की महिलाओं के लिए है, और आज की जो खबर है ये पिता और बेटी के रिश्तों पर आधारित खबर है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लालू यादव इस समय सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती हैं, जहां 5 दिसंबर को उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ, और परिवार और डॉक्टरों का कहना है कि यह ऑपरेशन सफल रहा और लालू यादव का स्वास्थ्य अब बेहतर है और वो बातचीत भी कर पा रहे हैं। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। देखिए, फर्क इस बात का यह है आज कि लालू यादव की तस्वीर देखते ही, उनका वीडियो देखते ही आपके दिमाग में इससे पहले यही आता था कि लालू यादव अब कोई बड़ा राजनीतिक स्टेटमेंट देंगे, कोई बड़ा राजनीतिक बयान देंगे, चुनावों के बारे में कुछ बात करेंगे, राजनीति के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। 74 साल के लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की 43 वर्षीय बेटी हैं, जिनका नाम है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य भी इस समय सिंगापुर के उसी अस्पताल में भर्ती हैं जहां लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है। सोचिए, लालू यादव 74 साल के हैं और वो अपने जीवन में एक लंबा समय देख चुके हैं, लेकिन उन्हें किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी की उम्र सिर्फ 43 साल है और अभी उनके सामने उनका आधा जीवन बचा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने पिता के लिए ये त्याग किया है और ये बहुत बड़ा त्याग माना जाएगा। और अब वो अपनी पूरी उम्र एक किडनी के आधार पर ही जिंदा रहेंगी। लालू यादव काफी समय से किडनी की बीमारी से संघर्ष कर रहे थे और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी दोनों किडनी सिर्फ 28% तक ही काम कर पा रही थी, जिसे किडनी फेल्योर की आखिरी स्टेज माना जाता है। और बड़ी बात यह है कि 43 वर्ष की रोहिणी आचार्य ने जब लालू यादव को अपनी एक किडनी डोनेट करने का फैसला किया तो लालू यादव खुद भी इसके खिलाफ थे। लालू यादव बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस उम्र में उनकी बेटी उन्हें जीवित रखने के लिए इतना बड़ा त्याग करे और इसकी वजह से उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन रोहिणी आचार्य ने किसी भी तरह अपने पिता लालू यादव को इसके लिए तैयार किया, राजी किया, कन्विंस कर लिया और आज उनकी एक किडनी उनके पिता के शरीर में काम कर रही है।